हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग आई दृष्टि करंट अफेयर घटना चक्र से देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिए। अभी उसमें हम लोग आर्थिक परिदृश्य देख रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में जो हमारा सेंट्रल बजट था वो सब देख लिया। आज वाली जो वीडियो है इसमें आप जो हमारा यूपी बजट है उसको देखेंगे, और साथ में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे SRS डाटा हो गया, और साथ में और भी कई सारी रैंकिंग वगैरह हैं जो आई हुई हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी सारे आंकड़े ऐसे हैं जो हमसे एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक वाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, और साथ में जो हमारी हिंदी की जो है सीरीज चल रही है उसके साथ भी आप जुड़ करके उसका लाभ ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो घटना चक्र का 70 नंबर से ज़्यादा के मार्क्स लाने की एक सीरीज़ आई हुई है, रिवीजन सीरीज़, हम लोग उसको भी कर रहे हैं, जिसमें हमने उसमें हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया, ज्योग्राफी कंप्लीट करा दिया है। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो भी हम कवर कर लेंगे। तो आप इन सारी वीडियोज़ के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। कुल मिलाकर के एक रिवीजन सीरीज़ है ये सारी की सारी क्लासें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा यूपी बजट 2025-26। यूनियन बजट जो 2025-26 था वो हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा था। आज हम लोग यूपी बजट 2025-26 देखेंगे। तो क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं इसमें। तो देखिए 20 फरवरी 2025 को यूपी गवर्नमेंट के जो वित्त मंत्री हैं, नाम देख लीजिए, सुरेश कुमार खन्ना जी, इनके द्वारा 2025-26 के लिए जो बजट है वो प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और टोटल कितने रुपए का बजट है इसको पहले ही देख लेना है, क्योंकि अक्सर हमसे एग्जाम में यही बनता है। तो आप देखिए ये है हमारा 8,08,736.06 करोड़ रुपए का बजट है। ठीक है, यानी कि 8,08,736.06 करोड़ रुपए का जो बजट है वो प्रस्तुत किया गया। देखिए ये बजट या जो बजट अनुमान है ये सरकार के व्यय को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार के द्वारा टोटल 8,08,736.06 करोड़ रुपए को मतलब व्यय किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस कुल व्यय में जो है इतना अमाउंट कितना, तो 5,83,174.57 करोड़ रुपए का राजस्व लेखा व्यय तथा 2,25,561.49 करोड़ रुपए का पूंजी लेखा व्यय जो है वो शामिल है। ठीक है, तो इस बार देखिए जो मतलब कि यूपी बजट आया है उसमें ना कितने करोड़ रुपए नई स्कीम्स को दिए गए हैं ये देखे रहिए। तो 28,478.34 करोड़ रुपए नई स्कीम्स को दिए जा रहे था। इतने करोड़ रुपए जो है नई स्कीम्स के लिए निकाल दिया गया है, जो कि पिछले जो है वित्त वर्ष में कितना था, 24,863.57 करोड़। यानी कि इस बार जो है जो नई स्कीम्स आई है ना उनको पिछले वर्ष की अपेक्षा ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। और आप देखेंगे कि जो बजट का आकार है ना वो भी हर पिछले वर्ष की अपेक्षा जो नया आता है उसका जो है एलोकेशन ज़्यादा रहता है। तो ये कोई फैक्ट नहीं है, हर साल ही बढ़ जाता है। तो हर साल ही आप देखेंगे पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार का जो बजट है वो ज़्यादा पैसे दिए गए हैं। इस तरह की बातें आती रहती हैं। तो बस ये देखना है हमें कि बजट टोटल कितने का था, बाकी जो है पिछले वर्ष कितना था, उससे पिछले वर्ष कितना था, ये सब हमारे लिए काम की चीज़ नहीं है। बस ये जाने रहिए कि हाँ पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार अधिक है। कहीं सपोज दैट स्टेटमेंट में आ जाए कि जो हमारा बजट 2025-26 है 2024-25 की अपेक्षा कम है, तो कम नहीं है, अधिक है। ठीक है, चलिए तो ये आपको ग्राफ में दिखाया गया है किस तरीके से। आप देखिए जो बजट का आकार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और इस बार तो कहाँ तक पहुँच गया है, तो 8,08,736.06 करोड़ रुपए का बजट इस बार रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे भारत देश में जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए अटल पेंशन योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन मतलब कि उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। ये आपको इतना अच्छे से बता दिया गया है। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना में उत्तर प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यहाँ देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में भारत जो है पहले स्थान पे है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में भी पहले स्थान पे है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी पहले स्थान पे है। आयुष्मान कार्ड बनाने में भी पहले स्थान पे। इन सब में पहले स्थान पे आने के लिए ना एक और फैक्टर है जो कि उत्तर प्रदेश के हित में जाता है, और वो
क्या है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, जो कि पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा है। तो इस वजह से कई जगहों पर ये मतलब कि प्रथम स्थान बना ले जाता है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो या फिर आयुष्मान कार्ड बनाने में हो, इन सब में उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है। और साथ में ये देखिए अटल पेंशन स्कीम में तो इसका उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा ही है। चलिए आगे देखिए उत्तर प्रदेश बजट अनुमान 2025-26 में जो राजस्व लेखा है उसको कितना व्यय मतलब कि कितना व्यय है, इसको देख लीजिए। तो ये है हमारा 5,83,174.57 करोड़ रुपए, जो कि 2024-25 के बजट अनुमान 5,32,655.33 करोड़ रुपए से 50,519.24 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है, यानी कि जो राजस्व लेखे का व्यय है वो पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा 9.48% अधिक है। कुल मिलाकर के ये बताया गया है। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के स्वयं के कर राजस्व की जो प्रमुख मदें हैं वो तो हमने सेंट्रल बारे में देखा था कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको सबसे ज़्यादा जो टैक्सेस हैं वो कहाँ से मिल रहे थे, तो सबसे ज़्यादा टैक्स वो इनकम टैक्स से, दूसरे पे था जीएसटी, तीसरे पे था निगम कर। वैसे ही आप यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये एक लिस्ट में दिया गया है। तो एक साइड मदें लिखी हुई है, एक साइड संशोधित अनुमान 2024-25, दूसरी साइड है बजट अनुमान 2025-26 और तीसरी साइड है कि कितने परसेंटेज की वृद्धि या कमी हुई है। और सारे के सारे आंकड़े जो है ये करोड़ रुपए में दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आप देखिए कि जो स्टेट का जीएसटी है ना वहाँ से पैसा मिल रहा है और पिछले साल की अपेक्षा आप देखिए कि यानी पिछला जो वित्त वर्ष था उसकी अपेक्षा 56.81% की वृद्धि हुई है, जहां पिछले मतलब वित्त वर्ष में एसजीएसटी यानी कि स्टेट का जो जीएसटी है उससे कमाई कितनी हुई थी, यानी उससे कितना टैक्स मिला था, 83,174.74 करोड़। वही ये अब बढ़ करके कितना हो गया है, 1,30,425 करोड़ रुपए। ठीक है, तो यानी कि 56.81% की वृद्धि हुई है। फिर दूसरे पे आप देखिए कौन सा है, तो दूसरे पे है भू राजस्व। और भू राजस्व जहां पहले यानी कि वित्त वर्ष 2024-25 में ये 463.73 करोड़ था, वही अब बढ़ करके कितना हो गया है, 625 करोड़ हुआ है। और कितनी वृद्धि हुई है, तो 34.78% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तीसरा देखिए ये है स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस, और ये जहां पहले 30,461.79 करोड़ था, वहीं अब बढ़कर कितना हो गया है, 38,150 करोड़, यानी कि 25.24% की वृद्धि हुई है। फिर देखिए राज्य उत्पाद शुल्क, ये जो है पहले कितना था, तो 48,770.86 करोड़, अभी ये 63,000 करोड़ हो गया है, यानी 29.18% की वृद्धि हुई है। वहीं अगर बिक्री व्यापार कर की बात करें तो जहां ये पहले 31,500.15 करोड़ था, वही अब ये 45,300 करोड़ हो गया है, यानी कि 43.81% की वृद्धि हुई है। वही वाहन कर और विद्युत तथा कर जो शुल्क है ये सारी बातें भी आप देख लीजिए। अगर आपसे कहें कि टोटल जो मतलब कि हुआ है बजट अनुमान 2025-26 में जो टैक्स वगैरह के बारे में बताया जा रहा है, ये कितना बताया जा रहा है, 2,95,000। ठीक है, तो 2,95,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है, जो कि 41.18% की वृद्धि को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 से संबंधित जो कुछ अन्य फैक्ट हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे 20 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो बजट है मतलब कि उसका लक्ष्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का है। तो पिछली बार भी इसी तरीके का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, और जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 10 क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए क्षेत्रवार कार्य योजना तैयार की गई है। और ये 10 क्षेत्र कौन से हैं ये आप देख लीजिए। पहला है हमारा कृषि और सर्वांगीण सेवाएं, कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं। दूसरा है अवस्थापना। तीसरा है उद्योग। चौथा है आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स। पांचवा देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। छठा देखिए शिक्षा और सातवां है पर्यटन। आठवां है नगर विकास। नौवां है वित्तीय सेवाएं और 10वां है ऊर्जा पूंजी निवेश आदि। ठीक है, तो ये जो है टोटल 10 सेक्टर चिन्हित किया गया है उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए नीति आयोग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक की अवधि हेतु राज्यों की जो राजकोषीय स्थिति है इसके संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार
उत्तर प्रदेश को अग्रणी यानी फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया है। और ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है हमारे यूपी पीसीएस आयोग का। ध्यान से देख लीजिए कि नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है आंकड़ा, उसमें उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर यानी कि अग्रणी श्रेणी में रखा गया है। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखिए कि राज्य का जो समेकित यानी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स है, जो कि वर्ष 2014 से 2019 की अवधि में 37 था, वर्ष 2022-23 में ये बढ़ करके कितना हो गया है, तो 45.9 हो गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर जो व्यय है वो कुल व्यय का 4.9% था, जो कि 2022-23 में बढ़ करके 6.5% हो गया है, जो कि देश के प्रमुख राज्यों में ये सर्वाधिक था। ठीक है, देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का अंश 2022-23 और 2023-24 और 2024-25 में क्रमशः कितना रहा है, तो 2022-23 में 9.9%, 2023-24 में 10.5%, जबकि 2024-25 में देखिए 11.6% रहा। ठीक है, जो महाराष्ट्र के बाद देश में सर्वाधिक है। ठीक है, तो आप देखिए कि सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, महाराष्ट्र टॉप पे है, दूसरे पे अपना यूपी आ रहा है। आगे देखिए जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसकी ऋणग्रस्तता जो 2016-17 में जो है इसकी समाप्ति पर जीएसडीपी का 36.7% थी, अभी वो घट करके कितना हो गया है 2022-23 के वास्तविक आंकड़ों में 30.4% रह गया, यानी कि जो लोन वगैरह लिया जाता है ना राज्य के द्वारा, उसकी बात हो रही है। तो अभी ये कितना रह गया है, तो घट करके 30.4% रह गया है। फिर देखिए 2017-18 में राज्यों की जो जीएसडीपी है मात्र 12.89 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर थी, यानी कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी थी वो कितनी थी 2017-18 में 12.89 लाख करोड़ रुपए थी। अभी ये दोगुने से भी बढ़ करके कितनी हो गई है 27.51 लाख करोड़ रुपए, इतना अनुमानित है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। आगे देखिए अगला जो पॉइंट है वो है जीडीपी वृद्धि दर के संदर्भ में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पर है, जहां वर्ष 2023-24 में देश की जीडीपी वृद्धि दर 9.6% थी, वहीं राज्य की वृद्धि दर कितनी रही है 11.6% रही है। ठीक है, तो ये आंकड़ा थोड़ा मतलब स्टेटमेंट में बन सकता है कि जीडीपी वृद्धि के दर के मामले में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश जो है वो देश में अग्रणीय स्थान पे है। और साथ में ये भी जाने रहिए कि जहाँ 2023-24 में जो भारत देश की जीडीपी वृद्धि दर रही है वो 9.6% रही है, वहीं उत्तर प्रदेश की कितनी रही है 11.6% रही है। ठीक है, यानी कि ज्यादा रही है। चलिए आगे देखिए। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो मात्र 52,671 रुपए थी, जो कि 3 वर्ष में बढ़ करके 2019-20 में 65,660 रुपए हो गई है। ठीक है, यानी कि राज्य की जो राज्य की प्रति व्यक्ति जो आय है वो भी बढ़ी हुई है। तो सब कुछ बढ़ा ही दिखेगा, बशर्ते ग्राउंड लेवल पे चीजें नहीं दिखेंगी आपको। आगे देखिए वर्ष 2025-26 हेतु जो प्रस्तुत बजट अनुमान है जो कि कितना है, तो 8,08,736.06 करोड़ रुपए का है। 2024-25 के बजट अनुमान से लगभग 9.8% अधिक है। जैसा कि मैंने बताया कि हर साल पिछली बार की अपेक्षा जो नया बजट आता है वो अधिक ही रहता है। आगे देखिए, अब जब इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप बजट का आकार कम तो कर नहीं देंगे, बढ़ाएंगे ही। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, वो है बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5%, यानी कि जो पूंजीगत व्यय है वो कितना है, तो टोटल बजट का 20.5% है। आगे देखिए बजट में अवस्थापना विकास हेतु 22%, शिक्षा के लिए 13%, कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए 11%, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4% जो संसाधन है वो आवंटित किए गए हैं। यहाँ देखिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 से राज्य में जीरो पॉवर्टी अभियान प्रारंभ किया गया है। ये हमारे लिए एक फैक्ट हो सकता है कि कब से इसको स्टार्ट किया गया है, तो गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर 2024 से राज्य में क्या स्टार्ट किया गया है, जीरो पॉवर्टी अभियान स्टार्ट किया गया है। और इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने, उनके वार्षिक आय कम से कम 12,000 नहीं है, ये 1,25,000 रुपए के स्तर तक लाए जाने हेतु जो कार्यवाही है वो की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि राज्य में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 से लागू है। ठीक है, तो 14 सितंबर 2019 से क्या लागू है, तो मुख्यमंत्री
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ठीक है। कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने के लिए 2017 से क्या है, तो ये जो है एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो गन्ने की जो फसल है उसके लिए जो भुगतान वगैरह है उसको अच्छे से टाइम टू टाइम जो है किया जा सके, इसके लिए क्या स्टार्ट किया गया है, तो 2017 से ही एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट किया गया है। और साथ में देखिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही जो मेधावी छात्राएं हैं इनको पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान किए जाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना प्रस्तावित है। क्या किसी को मतलब कि स्कूटी मिली है आज तक? आगे देखिए, प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से 2024-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी जो विकास अभियान है इसको स्टार्ट किया गया है। तो किसको स्टार्ट किया गया है अभी 2024-25 में? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना को। फिर देखिए, यह अपने तरह की पहली योजना है, ठीक है, जिसमें सूक्ष्म उद्यम मतलब स्थापित करने हेतु युवाओं को गारंटी मुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना जो है किए जाने का लक्ष्य भी रखा गया है। मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 26 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष 8 जनवरी 2025 तक 27.40 करोड़ मानव दिवस का जो है सृजन किया गया है। मानव दिवस सृजन तथा वित्तीय प्रगति में देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं की सहभागिता कितनी रही है? 42% रही है। लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाइयों की जो संख्या है तथा 1.65 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में अग्रणी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और अगला क्या है? अगला है हथकरघा उद्योग। कृषि मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 8 जो है डेटा सेंटर पार्क की स्थापना की जाएगी। ध्यान से देखना है कितना, तो 8 डेटा सेंटर पार्क की स्थापना की जाएगी। और कितना जो है मतलब किसमें पैसा दिया जा रहा है, तो 30,000 करोड़ रुपए, ठीक है। आगे देखिए, 900 मेगावाट क्षमता का इसमें लक्ष्य रखा गया है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने हेतु उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति जो 2024 है वो प्रख्यापित की गई है। और सेमीकंडक्टर इकाइयों हेतु जो डेडिकेटेड प्रावधान है इसको प्रारंभ करने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य है। राज्य में 5 कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित। राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की स्थापना, जिसमें से 4 तो अभी ही क्रियाशील है, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है और सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे जा रहा है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो इसको आपको ग्राफ में बता दिया गया है। तो चलिए देखिए, सबसे ज़्यादा तो जो राज्यों का अपना टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाता है वहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो कितना आ रहा है? 37.4%, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे पे है केंद्रीय करों में जो राज्यों का अंश होता है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो टैक्स वगैरह मतलब टैक्स वगैरह वसूल करके राज्यों में डिवाइड किया जाता है, उससे दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है। कितना? 32.4%। तीसरे पे देखिए लोक ऋण, यानी कि जो बाजार से उधारी वगैरह ली जाती है वो तीसरे नंबर पे है। और चौथे नंबर पे है केंद्र सरकार के द्वारा जो सहायता राशि या अनुदान वगैरह प्रदान किया जाता है वो, ठीक है। तो टॉप 3 ही याद रखना है, जब भी हमसे पूछते हैं टॉप 3 ही पूछते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, सबसे ज़्यादा तो अपना खुद का राजस्व है, दूसरे पे है केंद्र सरकार के द्वारा जो मतलब कि कर वगैरह में राज्यों का अंश होता है वो, तीसरे पे है लोक ऋण और चौथे पे है केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये तो रहा कि हम लोगों को यानी कि सरकार को जो पैसा मिल रहा है सबसे ज़्यादा कहाँ से मिल रहा है। अब हम देखेंगे कि सरकार का जो पैसा खर्चा हो रहा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्चा हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, तो ये देखिए पूंजीगत परिव्यय, ठीक है। यानी कि जो पूंजीगत परिव्यय है उस पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। कितना है? तो 20.4%। और किसी भी इकोनॉमी के लिए पूंजीगत जो व्यय होता है ना वो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं और ये बहुत ठीक माना जाता है इकोनॉमी के ग्रो करने के लिए। तो चलिए ये तो एक अच्छी बात है कि हमारे यहाँ यानी कि अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च हो रहा है वो पूंजीगत परिव्यय पे है। दूसरे पे कौन है? तो दूसरे पे आप देखिए अन्य व्यय है, यानी कि 16.8% के साथ
दूसरे नंबर पे है अन्य व्यय, तीसरे पे कौन है, तीसरा वाला आप देखिए आ जा रहा है अपना मतलब वेतन, सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन है वो कितना 12.4%, और चौथे पे है पेंशन। ठीक है, तो यही 4 याद रखिए, बहुत ज़्यादा यही जरूरी है, 4 ही पूछा जाता है दरअसल। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च हो रहा है कहाँ पे, तो पूंजीगत परिव्यय, दूसरे पे है अन्य व्यय, तीसरे पे है मतलब कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन, और चौथे पे है उनकी पेंशन। तो सबसे गंदा यही 2 चीज़ है, सरकारी कर्मचारियों का वेतन 12.4% और 11.2%। अच्छा होता कि अगर ये लोग इतना इतना मतलब पेमेंट ले रहे हैं उस हिसाब से काम भी करते। अब आप देख ही रहे होंगे कि सरकारी विद्यालय मतलब उनकी हालत क्या हो गई है कि उनको बंद करने की ज़रूरत आ गई है। खैर चलिए, सरकारी हॉस्पिटल्स की भी हालत लगभग ऐसे ही है, जो लोग भोगे हुए हैं वही लोग जान सकते हैं, जैसे कि मैं। खैर चलिए आगे देखती हूँ। तो आगे जो पॉइंट्स है वो देखिए कि राज्य में मतलब कि वृक्षाच्छादन जो है प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो 9.96% है। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आंकड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए। और साथ में वनावरण और वृक्षावरण, ऐसे कहें ज़्यादा ठीक है, इतना कठिन कठिन पता नहीं क्या लिख दिए हैं इसको। तो वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि के संदर्भ में राज्य का देश में द्वितीय स्थान है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि राज्य में जो वृक्षावरण है वो टोटल जो हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, उसका 9.96% है। और इसके साथ साथ वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि के संदर्भ में यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश का स्थान पूरे भारत देश में दूसरे पोजीशन पे है। ठीक है, फिर आगे क्या है, अगर बाघों की संख्या की बात करें तो राज्य में बाघों की संख्या 2018 में जहां 173 थी, अभी बढ़कर के 2022 में कितनी हो गई है, 205 हो गई। यानी कि जो बाघ हैं वो भी हमारे यहाँ बढ़े हुए हैं, पेड़ पौधे भी बढ़े हुए हैं। आगे देखिए, जो गोरखपुर जनपद है इसमें कैंपियरगंज रेंज के अंतर्गत देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है का कि जो हमारा गोरखपुर है ना उसमें कैंपियरगंज रेंज के अंतर्गत भारत देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कौन सा, तो रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए अब हम बजट का सार देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आंकड़े होते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये आपको यहाँ पे टोटल जो मतलब कि किसके बारे में बताया जा रहा है वो दिया है। दूसरी साइड 2024-25 का जो संशोधित अनुमान था वो, और तीसरी साइड आपको 2025-26 का जो बजट अनुमान है वो दिया गया है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यही है, हम लोग यही देखेंगे। और ध्यान से देखिए, कहीं कहीं आपको ना ब्रैकेट में चीज़ें दी हुई हैं, और ये जो ब्रैकेट में चीज़ें दी गई हैं वो हमारे जीएसडीपी के मतलब के हिसाब से दी गई हैं। अर्थात जो उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी है, उस जीएसडीपी मतलब जो उत्तर प्रदेश का जीडीपी है ना, उसकी बात की जा रही है कि उसके जीडीपी के कितने परसेंटेज का ये निकला हुआ है। ठीक है, तो चलिए भी बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए टोटल प्राप्तियों की बात की जा रही है, तो जो टोटल प्राप्तियां हैं वो 2025, और हाँ ये जो आंकड़े दिए हैं करोड़ में दिए हुए हैं, ये बात भी ध्यान से सुनिएगा। तो कुल प्राप्तियों की यदि बात करें तो ये 2025-26 के बजट अनुमान में कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, तो 7,79,242.65 करोड़। ठीक है, दूसरा क्या है, राजस्व लेखे पर व्यय, और ये जो है कितना है, तो 5,83,174.57 करोड़ रुपए। फिर तीसरा क्या है, ब्याज अदायगी, तो ये 64,095.95 करोड़ है। पूंजी लेखे पर व्यय की यदि हम बात करें तो ये 2,25,561.49 करोड़ है। यहीं यदि हम लोग पूंजीगत परिव्यय की बात करें तो ये कितना है, 1,65,242.91 करोड़ है। और टोटल जो उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी है उसका 5.37% है। ठीक है, अगर टोटल व्यय की बात करें तो ये कितना है, तो ये है अपना 8,08,736.06 करोड़। ठीक है, राजस्व बचत की यदि बात करें तो ये कितना है, तो ये है 79,516.36 करोड़। और उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी है उसका 2.58% है। ठीक है, फिर आप देखिए राजकोषीय घाटा, यदि राजकोषीय घाटा की बात करें तो ये कितना रहने का अनुमान है, तो 9 मतलब कि ये है हमारा 91,399.80 करोड़, जो कि उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का कितना है, तो ये है हमारा 2.97%। ठीक है, और प्रारंभिक घाटा की यदि हम बात करें तो ये कितना है, तो प्रारंभिक घाटा जो दिया गया है वो है हमारा 27,303.85 करोड़। ठीक है, तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या पीडीएफ तो आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखेंगे, तो ये आपको यहाँ, सॉरी ये मेरे गले में क्या हो गया,
यहाँ देखिए बताया गया है कि कोष्टक में जो भी आंकड़े दिए गए हैं वो जीएसडीपी के परसेंटेज के रूप में है, यानी कि ये सारी जो आंकड़े हैं ना 2.97, 2.58, ये जीएसडीपी के परसेंटेज की बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए। अब हम देखेंगे आयकर विधेयक 2025 एक प्रमुख कर सुधार। तो देख लेते हैं क्या बात है इसमें। तो सरकार के द्वारा जुलाई 2024 के बजट में घोषणा की गई कि आयकर अधिनियम 1961 की एक समयबद्ध और व्यापक समीक्षा की जाएगी ताकि इसे संक्षिप्त, स्पष्ट, पढ़ने और समझने हेतु आसान बनाया जा सके। तदनुसार आयकर विधेयक 2025 यानी इनकम टैक्स बिल 2025 है वो तैयार किया गया, जो कि आयकर अधिनियम 1961 को निरस्त कर उसके स्थान पर लागू करने का प्रस्ताव करता है। ठीक है, आगे देखिए 13 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा संसद यानी लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 जो है वो प्रस्तुत किया गया। ये विधेयक 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा और इस विधेयक का उद्देश्य उस मतलब कि कर कानूनों को सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है। इसमें टोटल 536 सेक्शंस यानी धाराएं हैं और 16 स्केड्यूल्स यानी कि अनुसूचियां शामिल हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है पूछ लें कि जो आयकर अधिनियम है जिसको 2025 में जो है चेंज करने की बात की जा रही है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? 16 हैं। कितनी धाराएं हैं? तो 536 हैं। ठीक है, चलिए विधेयक में आकलन वर्ष यानी असेसमेंट ईयर और पिछला वर्ष प्रीवियस ईयर की जगह कर वर्ष यानी कि टैक्स ईयर की अवधारणा लाई गई है। साथ ही डिजिटल युग के अनुरूप वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और सीबीडीटी की शक्तियों को भी विस्तारित किया गया है और इसको आयकर अधिनियम 2025 इनकम टैक्स एक्ट 2025 कहा जाएगा और ये संपूर्ण भारत में विस्तारित होगा जब तक इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान न किया गया हो। और ये कब से लागू होगा ये भी जाने रहिए, 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, तो जो नया आयकर अधिनियम लाया गया है 2025 में उसके लागू होने की तिथि आपको याद रखनी है 1 अप्रैल 2026। ठीक है, चलिए आयकर विधेयक 2025 में अनुसूचियों की संख्या जो है वो जहाँ पहले केवल 14 थी अभी बढ़कर के 16 हो गई है और जो अनुच्छेद यानी सेक्शंस या धाराएं जहाँ पहले 819 थी उनको भी घटा करके कितना कर दिया गया है? 536। ठीक है, अब देखिए वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर शब्द आयकर विधेयक में परिभाषित नहीं है और यह आयकर अधिनियम 1961 में भी परिभाषित नहीं था। ठीक है, लेकिन नए आयकर विधेयक में वित्तीय वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आयकर अधिनियम 1961 वर्ष 1961 में अधिनियमित तथा 1 अप्रैल 1962 से मतलब कि अस्तित्व में आया था। तो वैसे ही देखिए इस बार जो 2025 वाला है वो भी तो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। चलिए अब हम देखेंगे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी मिली है। तो 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार के द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। आमतौर पर केंद्रीय वेतन आयोग का जो प्रमुख उच्चतम न्यायालय है इसका सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। ठीक है, और यानी कि क्या बोल रहे हैं कि जो केंद्रीय वेतन आयोग है ना इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके कोई सेवानिवृत्त मतलब कि न्यायाधीश ही होंगे, यानी कि कोई जज होंगे जो जिनका कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट में समाप्त हो चुका हो। ठीक है, चलिए 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो देख लीजिए न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ने की थी और इस आयोग ने अपना कार्य 2014 में स्टार्ट किया था और 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1947 के बाद से अब तक 7 वेतन आयोगों का गठन किया जा चुका है जिनमें से अंतिम वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। आगे देखिए चूंकि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का कार्यकाल वर्ष 2026 में समाप्त हो रहा है इसलिए 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ करने से केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करना चाहेगी कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही प्राप्त हो जाएं। फिर यहाँ देखिए केंद्रीय वेतन आयोग नियुक्ति की तिथि और इनके द्वारा जो अपनी रिपोर्ट वगैरह प्रस्तुत की गई थी ये भी दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। जो पहला वेतन आयोग था वो मई 1946 में नियुक्त किया गया था और 1947 मई में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यदि दूसरे वेतन आयोग की बात करें तो ये अगस्त 1957 में बनाया गया और इसने अगस्त 1959 में अपनी रिपोर्ट दी थी। तीसरे वेतन आयोग की बात करें तो 1970 अप्रैल में जो है लाया गया और मार्च 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। चौथे वेतन आयोग की यदि बात करें तो जून 1983 में इसको गठित किया गया और 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक तो जून 1986, दूसरी दिसंबर 1986 और तीसरी मई 1987। ठीक है, फिर आप देखिए 5वां वेतन आयोग अप्रैल 1994 में लाया गया और जनवरी 1997 में इसने अपनी रिपोर्ट दी।
छठवां जो वेतन आयोग है वो अक्टूबर 2006 में लाया गया और मार्च 2008 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वहीं जो 7वां वेतन आयोग है इसने फरवरी 2014 में इसका गठन किया गया और नवंबर 2015 में इसके द्वारा अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक और 2025। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किसके द्वारा इसको मतलब कि जारी वगैरह किया है, ये तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता ही है। तो नीति आयोग ने भारत का पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 जो है वो जारी किया है, जो राज्य स्तरीय आर्थिक सशक्तिकरण का व्यापक मानचित्रण है। ठीक है, तो समझ में आया क्या पूछ रहे हैं, तो मतलब क्या पूछा जाएगा कि पहली बार किसके द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए, और इस सूचकांक का उद्देश्य क्या है, तो राज्य की वित्तीय स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन करना, सतत और मजबूत आर्थिक विकास के लिए नीतिगत सुधारों को दिशा देना तथा राजकोषीय प्रबंधन में श्रेष्ठ प्रक्रियाओं की पहचान करके उन्हें प्रोत्साहित करना। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में वित्तीय वर्ष 2022-23 के डेटा के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया है और ये राज्य कुल सार्वजनिक व्यय का 2/3 तथा कुल राजस्व का 1/3 जो है वो वहन करते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 5 व्यापक संकेतकों यानी इंडिकेटर्स पर आधारित है और वो 5 इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। पहला है व्यय की गुणवत्ता, दूसरा है राजस्व संग्रहण, तीसरा है राजकोषीय विवेक, चौथा है ऋण बोझ सूचकांक और मतलब 5वां है ऋण स्थिरता यानी डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, चलिए, और इन संकेतकों के संदर्भ में प्रदर्शन के आधार पर सभी 18 राज्यों को 4 श्रेणियों, कौन कौन सी वो श्रेणियां हैं वो ध्यान से देख लीजिए। अचीवर, तो ये सबसे अच्छी श्रेणी मानी जाती है, फिर दूसरी है फ्रंट रनर, तीसरी है परफॉर्मर तथा चौथी है एस्पिरेशनल। ठीक है, और इसी में श्रेणीबद्ध किया गया है, तो ध्यान से देख लीजिए 4 श्रेणियां हैं, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल। ठीक है, फिर चलिए अभी देख लेते हैं कौन अपने उत्तर प्रदेश की स्थिति कहाँ पे है। तो समग्र रूप से आप देखिए अचीवर श्रेणी में 5 जो राज्य हैं वो कौन से हैं, तो सबसे पहले तो मतलब कि उड़ीसा आपको दिखाया गया है, इसका स्कोर देखिए 67.8% है। दूसरे पे है छत्तीसगढ़ 55.2 स्कोर, और तीसरे पे है गोवा, स्कोर कितना है 53.6। झारखंड चौथे पे है, 5वें पे है गुजरात। ठीक है, चलिए फिर से देखिए समग्र श्रेणी में यदि हम बात करें तो अचीवर श्रेणी में जो टॉप 5 है वो कौन है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। ठीक है, फिर आप देखिए समग्र रूप से सूचकांक में सबसे निचले पायदान पे जो आ रहे हैं वो कौन है, तो जाहिर सी बात है सबसे निचला यहाँ पे एस्पिरेशनल है, तो उसी श्रेणी में रखा जाएगा। और कौन कौन है, तो आप देखिए पंजाब 18वें स्थान पे है, आंध्र प्रदेश 17वें पे है, पश्चिम बंगाल 16वें पे और केरल को 15वां स्थान मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अपने यूपी का तो बताया ही नहीं गया, ये तो गलत बात है। हाँ, नहीं बताया गया है, देख लीजिएगा भाई अपने यूपी को, क्यों नहीं बताया, ये लोग यूपी को बताना चाहिए था ना, यहाँ पे दिया ही नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कि यूपी कहाँ पे है। खैर चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है वो है पैन 2.2 परियोजना। ठीक है, तो 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति CCEA के द्वारा आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना जो है इसको मंजूरी प्रदान की गई। इस परियोजना का वित्तीय भार यानी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस 1435 करोड़ रुपए। पैन 2.2 परियोजना एक उन्नत और आधुनिक तकनीकी पहल है जिसका उद्देश्य क्या है, तो स्थायी डिजिटल पहचान को सरल, सुरक्षित और अधिक प्रभावी बनाते हुए करदाता पंजीकरण सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं का तकनीकी रूप से सुधार करना। फिर आप देखिए इन परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, तो जो पहला उद्देश्य है वो है डिजिटलीकरण यानी कागजी कार्य को खत्म करना और सभी पैन संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। जबकि दूसरा क्या है, तो सुरक्षा और ये डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा को बढ़ाना। तीसरा है सुविधा, तो व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना। चौथा क्या है, एकीकरण, तो पैन को डिजिटल प्रवाह मतलब पैन जो हमारा पैन है उसको अन्य डिजिटल पहचान प्रणालियों जैसे आधार और बैंक खातों के साथ जोड़ा जाना। ठीक है, चलिए तो पैन 2.2 परियोजना वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल इंडिया पहल को मजबूती प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल टैक्स से संबंधित सेवाएं सुगम होगी बल्कि भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की जो संभावनाएं हैं वो भी कम होंगी। चलिए आगे देखिए, अगला जो है वो है आयुष्मान वय वंदना कार्ड। तो ये क्या है इसके बारे में देख लीजिए। 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा धन्वंतरी जयंती और नवे आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयुष्मान वय वंदना कार्ड जो है इसका स्टार्टिंग किया गया। ठीक है, तो साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया।
और साथ में आप देखें उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। ठीक है, एक सेकेंड। और आगे देखिए, इन परियोजनाओं का उद्देश्य देश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और आयुर्वेद व आधुनिक चिकित्सा के बीच समन्वय स्थापित करना है। प्रधानमंत्री के द्वारा स्टार्ट किया गया ये आयुष्मान वय वंदना कार्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे ABPM जय कहा जाता है, और जिसको 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट किया गया था, उसी के तहत इसको प्रस्तुत किया गया है। तो ध्यान से देख लीजिए, खूब स्कीम्स पूछी जाती हैं, तो ये वाली स्कीम्स हो सकता मतलब स्कीम हो सकता है पूछ लें कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है आयुष्मान भारत की, ये कब स्टार्ट की गई थी, तो 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, आगे देखिए, ये कार्ड 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय या आर्थिक स्थिति के बावजूद मुफ्त चिकित्सा उपचार की जो सुविधा है वो प्रदान करता है। ठीक है, और आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से प्रत्येक 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें 5 लाख रुपए का वार्षिक कवरेज जो है वो। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है, और वो क्या है, वो है पहली बार देखिए भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 700 बिलियन US डॉलर को पार कर गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, 4 अक्टूबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व है, इसके संदर्भ में आंकड़े जारी किए गए, जिसके अनुसार 27 सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 704.89 बिलियन US डॉलर रहा। तो ये 27 सितंबर इम्पॉर्टेंट डेट है मेरे लिए। चलिए आगे देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन US डॉलर से अधिक हो गया। उल्लेखनीय है कि विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में 700 बिलियन US डॉलर से अधिक के आंकड़े को पार करने वाला भारत जो है ना, वो विश्व का चौथा देश बन गया है। ठीक है, तो भारत कौन सा देश बन गया है 700 बिलियन डॉलर जो है फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व को क्रॉस करने वाला 4th नंबर का। चलिए, इसके पहले कौन 3 है उसको भी देख लीजिए। तो इसके पहले चीन, जापान और स्विट्जरलैंड है। ठीक है, और इनका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 700 बिलियन US डॉलर से अधिक रहा है। ठीक है, तो कौन है 3, ध्यान से देख लीजिए, चीन, जापान एंड स्विट्जरलैंड। चलिए आगे देखेंगे, अगला है हमारा सुभद्रा स्कीम के बारे में, और सुभद्रा स्कीम के बारे में बताया जा रहा है कि 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उड़ीसा सरकार की प्रमुख योजना सुभद्रा का स्टार्टिंग जो है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर से किया गया। ठीक है, सुभद्रा योजना महिला केंद्रित सबसे बड़ी योजना है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को शामिल होने की उम्मीद है, और इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की सभी पात्र लाभार्थियों को 5 वर्षों 2024-25 से 2028-29 के मध्य की अवधि में 50,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, 2 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की राशि सीधे लाभार्थी के आधार सक्षम और DBT सक्षम बैंक खाते में जमा की जाएगी। धनराशि का स्थानांतरण प्रत्येक वर्ष राखी पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन, जो कि आमतौर पर अगस्त माह में पड़ता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर 5,000 रुपए में 5,000 रुपए की 2 किस्तों में किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई स्कीम हम लोगों के यहाँ क्यों नहीं आती, हमको तो आज तक चमन्नी का लाभ नहीं हुआ है किसी भी स्कीम से। चलिए आगे देखते हैं, इस योजना का नाम देवी सुभद्रा यानी कि गॉडेस सुभद्रा के नाम पर रखा गया है, जो भगवान जगन्नाथ यानी लॉर्ड जगन्नाथ की छोटी बहन है। ठीक है, सुभद्रा, सुभद्रा जैसा लग रहा है कि अर्जुन की पत्नी थी क्या, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग बताइएगा, सुभद्रा ऐसा ही कुछ लग रहा है। खैर चलिए आगे देखेंगे, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। ठीक है, तो 27 सितंबर फिर से आ गया 27 सितंबर दरअसल पर्यटन दिवस मनाया जाता है ना 27 सितंबर को, हाँ समझ गए। तो चलिए, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी की अगर बात करें तो 27 सितंबर 2024 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा विश्व पर्यटन दिवस यानी 27 सितंबर पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी जो है, इसके नाम से एक राष्ट्रीय उत्तरदायी पर्यटन पहल जो है उसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, चलिए, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा देश के 50 पर्यटन स्थलों पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी की जो स्टार्टिंग है वो की गई। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल का उद्देश्य क्या है, तो सभी का स्वागत करना, ताकि वे अतुल्य भारतीयों के माध्यम से अतुल्य भारत का अनुभव कर सके, जिससे भारत में आने वाले पर्यटकों हेतु अधिक स्वागत योग्य, आतिथ्य योग्य और यादगार अनुभव बन सके। ठीक है, इतना कठिन का जरूरत रहती है शब्द यूज करने की, आतिथ्य योग्य, स्वागत योग्य, क्या मतलब है ये सब बकवास करने का। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट किया गया, इसके बारे में देखिए क्या बातचीत हो रही है कि 4 सितंबर 2024 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है, इनको भी देख लीजिए, मनसुख मांडविया जी। ठीक है, मांडविया इसमें लिखा हुआ है,
इनके द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 हेतु केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम, इसके प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। और इस प्रणाली के तहत 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में कहीं भी किसी भी बैंक की किसी भी शाखा के जरिए पेंशन पाना अब संभव हो गया है। और ये प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में पेंशन का जो वितरण है वो सुनिश्चित करेगी, भले ही पेंशन भोगी अपना स्थान बैंक या शाखा बदल देता है। चलिए आगे देखिए। यह उन पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर चले जाते हैं। तो चलिए आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, पीएम स्वनिधि तथा डे नल्म के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य। तो चलिए देख लेते हैं पीएम स्वनिधि के तहत कौन अपना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो 18 जुलाई 2024 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है, इस योजना के इस योजना तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जिसे डे नल्म कहते हैं, इनके तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करने के लिए उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, उपलब्धियों को सम्मान, उत्कृष्टता को प्रेरणा, तो इतना बड़ा सा थीम है भैया, इसको देख लीजिए। और इसी शीर्षक के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगे देखिए, पीएम स्वनिधि तो 1 जून 2020 को स्टार्ट की गई थी। और पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो है, इस योजना जो योजना है एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी जमानत के 8 लाख रुपए तक की 8 लाख नहीं है जी, 80,000 रुपए की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना। ठीक है, तो 8 लाख तो बहुत ज़्यादा हो जाता ना। तो चलिए फिर से देख लीजिए कि जो पीएम स्वनिधि है इसको 1 जून 2020 को स्टार्ट किया गया था। किस लिए स्टार्ट किया गया था, तो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना उनके लिए, और उन्हें जो है बिना किसी जमानत के 80,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी का जो ऋण है वो प्रदान किया जा सके, इसके लिए। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए पुरस्कार श्रेणी में सर्वोच्च प्रदर्शन, कि जो सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ऋण प्रदर्शन में क्या स्थान है किसका। तो एक साइड जो है बड़े राज्य दिए हुए हैं, फिर छोटे राज्य, फिर पर्वतीय और उत्तर पूर्वी राज्य। तो इस तरह भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से कुल मिलाकर के बांटा गया है जो राज्य हैं उन्हें। तो अगर हम बड़े राज्यों की बात करें तो देखिए अपना उत्तर प्रदेश कहीं नहीं दिखेगा इसमें भी। ठीक है, तो बड़े राज्यों की श्रेणी में आप देखें तो फर्स्ट पे कौन है, मध्य प्रदेश है, और दूसरे पे है आंध्र प्रदेश, तीसरे पे है पंजाब। ठीक है, अगर हम लोग छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पहले पे है लद्दाख, दूसरे पे है पुदुचेरी। अगर पर्वतीय और उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो पहले पे है असम, दूसरे पे है सिक्किम। उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विशेष जो पुरस्कार है, मिल गया अपना उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु जो विशेष पुरस्कार है उसमें देखिए टॉप पे है महाराष्ट्र, दूसरे पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कहीं तो में दिख रहा है ना। तो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जो विशेष पुरस्कार मिला है उसमें उत्तर प्रदेश दूसरे पोजीशन पे है, पहले पे है महाराष्ट्र। तो ये वाली रैंकिंग आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है। चलिए आगे देखिए, पुरस्कार श्रेणी दूसरा जो दिया गया है सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले ULB यानी स्वनिधि से समृद्धि में जो उपलब्धि है उसको देखिए। तो श्रेणियाँ भी दी गई हैं और रैंक भी दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो मेगा और जो मिलियन प्लस सिटीज़ हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख के ऊपर है उन्हें हम मेगा या मिलियन प्लस सिटी बोलते हैं। तो उसमें आप देखिए किसको जो है टॉप पे रखा गया है, तो वाराणसी जो नगर निगम है उत्तर प्रदेश का वो नंबर 1 पे है। ठीक है, तो अपना वाराणसी नंबर 1 पे है। बड़े शहर यानी मेजर, और हाँ दूसरे पे देखिए और आगे भी दिया गया है, नहीं दूसरा ही है कि बड़े शहर यानी मेजर सिटीज़ जिनकी जनसंख्या 1 से 10 लाख के मध्य है, उसमें भी देखिए अपने उत्तर प्रदेश का जो झांसी है ना वो टॉप पे है। ठीक है, जब उत्तर प्रदेश का कुछ टॉप पे रहता है तो मन में थोड़ा एक अजीब सी फीलिंग आती है, खुशी वाली, कि हाँ चलो कहीं तो अपना यूपी आ रहा है। चलिए देखिए, तो बड़े शहरों यानी मेजर सिटीज़ की यदि बात करें तो मेजर सिटीज़ जिनकी जनसंख्या 1 से 10 लाख के मध्य होती है उनको कहते हैं। तो इसमें अपना उत्तर प्रदेश का जो झांसी है ना वो झांसी नगर निगम टॉप पे है। ठीक है, दूसरे पे देखिए आंध्र प्रदेश का काकीनाडा है, तीसरे पे मध्य प्रदेश का खारगोन नगर है। चलिए आगे देखिए, तो आगे जो है वो श्रेणी खत्म हो गई है। अब आ रहा है प्रमुख नीतिगत दस्तावेज घटनाक्रम। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, SRS। तो ये जो SRS के आंकड़े हैं ना बहुत महत्वपूर्ण है, हमसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। आप ये अगर आप जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको देखे होंगे तो PCS ने भी कई बार पूछा है और RO भी पूछता ही रहता है। तो चलिए देखते हैं। तो नमूना पंजीकरण प्रणाली जिसे SRS डाटा कहते हैं, जून 2025 बुलेटिन, इसके बारे में देखिए।
तो 12 जून 2025 को रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय भारत सरकार के द्वारा जो नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन या सारस बुलेटिन है, ये जारी किया गया। तो मेरे ख्याल से डेट तो नहीं पूछना चाहिए, बाकी तो कुछ भी पूछ ले रहे हैं आजकल। अगर आपने पीसीएस का देखा होगा तो उसमें तो बहुत सारी डेट्स पूछी गई हैं। तो 12 जून 2025 है, मत याद करिएगा, देख लीजिए बस। चलिए आगे देखिए कि बुलेटिन में जारी आंकड़े राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 2022 के संदर्भ में है। बुलेटिन में जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से सबसे कम जो मृत्यु दर रही है, यानी कि जिसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR कहते हैं, वो कहाँ पे रही है? तो देख लीजिए मणिपुर में रही है। कितनी? तो 3 प्रति हजार। ठीक है, यानी कि सबसे कम जो IMR रहा है वो कहाँ का रहा है? तो वो मणिपुर का रहा है, 3 प्रति हजार, यानी 1000 में 3 लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, आगे देखिए, जबकि सर्वाधिक जो मृत्यु दर रही है वो मध्य प्रदेश में रही है। 1000 में 40 बच्चे जो है वो भगवान को प्यारे हो गए हैं, यानी कि 40 पर हजार रही है। ठीक, तो ये क्या था? सबसे कम मृत्यु दर और सबसे अधिक मृत्यु दर। सबसे कम मृत्यु दर मणिपुर में रही है 3 प्रति हजार, सबसे अधिक मृत्यु दर जो है वो मध्य प्रदेश में रही है 40 प्रति हजार। दूसरा आंकड़ा जो है वो बर्थ रेट से है। तो देखिए जन्म दर में, तो विगत 5 वर्षों में अखिल भारतीय स्तर पर जो जन्म दर है यानी बर्थ रेट है, इसमें जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। और यह वर्ष 1971 के 36.9 प्रति हजार से गिर करके 2022 में 19.1 प्रति हजार हुआ है। ठीक है, तो वर्ष 2021 में 19.3 प्रति हजार पर आ गया। ठीक है, 2022 में जहाँ ये 2021 में जहाँ ये 19.3 प्रति हजार था, वहीं 2022 में ये 19.1 प्रति हजार आ गया, यानी कुल मिलाकर के एक अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। आगे देखिए, जहां वर्ष 2022 में भारत के शहरी क्षेत्रों में जन्म दर कितना रहा है? तो 15.5% और ग्रामीण क्षेत्रों में 20.8% दर्ज किया गया। वहीं यह 2021 के संदर्भ में देखें तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां कितना था? 15.9% और शहरी क्षेत्रों में था 20.9%। तो कुल मिलाकर के 2022 में थोड़ी गिरावट देखी गई है। ठीक है, जन्म दर में। फिर आप देखिए, और वैसे भी जन्म दर में गिरावट देखने को मिलेगी भी, क्योंकि आप देखिए इस समय बिना चाहे कोई स्कीम चले या ना चले, लोग अब ये मानने लगे हैं कि हम दो हमारे दो। कुछ तो ऐसे समझदार लोग हैं जो अब ये इसको भी मानने लगे कि हम दो हमारे एक। तो जन्म दर में तो गिरावट आनी चाहिए कुल मिला करके। चलिए आगे देखिए, वर्ष 2022 के संदर्भ में भारत के बड़े राज्यों में यदि बात करें तो सर्वाधिक जन्म दर कहाँ पे रही है? तो बिहार में रही है। भैया तो बिहार अपना अभी लगा हुआ है। कितना रहा है? 26.9। सबसे कम कहाँ रहा है? तमिलनाडु में 12.1। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, सर्वाधिक जो जन्म दर रहा है वो बिहार में रहा है 26.9 और सबसे कम जो जन्म दर रही है वो तमिलनाडु की रही है 12.1। ठीक है, तो वर्ष 2021 के संदर्भ में बिहार सर्वाधिक जन्म दर 25.6 वाला राज्य, जबकि केरल सबसे कम जन्म दर 12.9 वाला राज्य है। जबकि सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो सबसे कम मतलब की जन्म दर है वो किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। कितनी? तो 10.2%। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। सर्वेक्षण के अनुसार 2022 में सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष और न्यूनतम जन्म दर वाले जो 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो, तो ये आंकड़े सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजी में। तो देखिए, शीर्ष जन्म दर वाले जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको देखिए, तो बिहार तो है ही, अभी देखा हम लोगों ने 26.9%। और उसके बाद फिर हम ही लोग हैं अपना यूपी 24.2%। तीसरे पे है राजस्थान अपना पड़ोसी, फिर चौथे पे है मध्य प्रदेश, वो भी अपना पड़ोसी ही है, फिर 5वें पे है मेघालय, तो मेघालय भी अपना लगा पड़ा है। तो देखिए फिर से देख लीजिए, क्योंकि यही आंकड़े हमसे पूछे जाते हैं। तो शीर्ष जन्म दर वाले जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें सबसे पहले बिहार है, बिहार के बाद अपना यूपी है, यूपी के बाद आप देखिए राजस्थान, उसके बाद एमपी है और एमपी के बाद मेघालय है। ठीक है, चलिए फिर हम देखेंगे अगर न्यूनतम जन्म दर वाले जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं वो, तो सबसे कम पे अपना अंडमान निकोबार है, उसके बाद है गोवा, उसके बाद है चंडीगढ़ और उसके बाद है तमिलनाडु और फिर केरल या फिर पुदुचेरी। ठीक है, तो आगे देखिए 2021 के संदर्भ में जो शीर्ष जन्म दर वाले राज्य थे उनको देख लीजिए, बिहार था, फिर यूपी, फिर एमपी, फिर राजस्थान, फिर मेघालय। ठीक है, तो लगभग वैसे ही था। चलिए, न्यूनतम जन्म दर वाले जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं इनको आरोही क्रम दिया गया, यानी कि सबसे कम जो है मतलब कि जहाँ पे जन्म दर रही है उनको क्रम से लगा के दिया गया है। अंडमान निकोबार, फिर गोवा, फिर चंडीगढ़, फिर नागालैंड, फिर त्रिपुरा या पुदुचेरी। ठीक है, चलिए
आगे देखिए डेथ रेट, ठीक है। तो ये एसआरएस का डाटा मैं सोच रही हूँ अलग से एक छोटा सा वीडियो बना दूँ, तो चलिए देखेंगे अगर टाइम लगेगा तो मृत्यु दर की यदि बात करें, यानी कि जो डेथ रेट है इसकी यदि हम बात करें, तो भारत में विगत 5 दशकों में जो मृत्यु दर है ना, वो काफ़ी अधिक गिरावट इसमें दर्ज की गई है। और यह 1971 के 14.9 प्रति हज़ार से गिर करके 2022 में कितनी हुई है, 6.8 प्रति हज़ार हो गई, ठीक है। तो यह आंकड़ा एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, क्या कि भारत में 5 सालों में जो पीछे बीते हुए 5 साल हैं उसमें मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। जहां ये 1971 के में 14.9 प्रति हज़ार था, वहीं अभी गिर करके 2022 में ये 6.8 प्रति हज़ार हो गया, ठीक है। तो वैसे अगर 5 वर्षों में गिरावट दर्ज की गई है तो इन्होंने 1971 का आंकड़ा क्यों लिया है, इन्हें पिछले 5 वर्ष के आंकड़े लेने चाहिए थे ना, पर क्या करिएगा, गवर्नमेंट ऐसे ही चीज़ें लेती है। चलिए आगे देखिए। हालांकि 2021 के संदर्भ में ये आंकड़ा 7.5 प्रति हज़ार था, जो कि 2022 में 2022 की तुलना में काफ़ी अधिक है, या काफ़ी अधिक नहीं है तो थोड़ा अधिक है, लेकिन है अधिक। चलिए आगे देखते हैं। 2022 में जो भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर है वो भिन्न भिन्न है। जहां शहरी क्षेत्रों में ये जो है 6 प्रति हज़ार है, वही ग्रामीण क्षेत्रों में 7.2 प्रति हज़ार है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी मृत्यु दर अधिक है। 2021 के संदर्भ में ये आंकड़ा 6.6 और 7.9 9 था। आगे देखिए, बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना करने पर जो मृत्यु दर है वो सबसे कम आपको कहाँ मिलेगा, तो वो सबसे कम आपको चंडीगढ़ में मिलेगा, 4.2 प्रति हज़ार। और 2021 के संदर्भ में दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों में ही कितना था, 5.4 प्रति हज़ार, ठीक है। सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में है 9.0 यानी कि 9 प्रति हज़ार, और 2021 में भी छत्तीसगढ़ 10.1 प्रति हज़ार पे था, ठीक है। आगे देखिए, सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022 में सभी भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में जो शीर्ष मृत्यु दर वाले 5 राज्य हैं वो कौन से हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। भारत देश के भीतर जो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स हैं उन सब में मिलाकर के जो शीर्ष मृत्यु दर वाले 5 राज्य या यूटी हैं कौन है, तो सबसे पहले पे आ रहा है छत्तीसगढ़ 9 प्रति हज़ार, दूसरे पे है पंजाब 8.3 प्रति हज़ार, और फिर तीसरे पे है गोवा, चौथे पे है उड़ीसा और 5वें पे है केरल, ठीक है। आगे देखिए, सभी भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम मृत्यु दर वाले जो 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सबसे कम जो मृत्यु दर रही है कहाँ रही है, चंडीगढ़, दिल्ली, मणिपुर, सिक्किम और दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव, फिर नागालैंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2021 के संदर्भ में सभी भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष मृत्यु दर वाले जो 5 राज्य या यूनियन टेरिटरीज रहे हैं उनका अवरोही क्रम दिया गया है। तो ये है छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो शिशु मृत्यु दर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये, ठीक है। तो शिशु मृत्यु दर क्या है, आगे यहाँ पे बता रहे हैं, किसी देश या क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य परिदृश्य हेतु अशोधित संकेतक यानी क्रूड इंडिकेटर के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। यह एक निश्चित समयावधि में और किसी दिए गए क्षेत्र में प्रति 1000 जीवित जन्मों में शिशु मृत्यु यानी 1 वर्ष से कम आयु के रूप में जो परिभाषित बच्चे हैं उनको यहाँ पे परिभाषित किया जाता है, मतलब 1 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके बारे में यहाँ बात की जाती है। तो राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए जो IMR है, ये वर्तमान स्तर 2022 में प्रति 1000 जीवित जन्म पर कितना था, 26 शिशुओं की मृत्यु, यानी अगर 1000 बच्चे जन्मे हैं तो 26 की उसमें 1 साल के भीतर ही मृत्यु हो गई है। और 1971 में ये कितना था, तो ये 129 था, अर्थात 1000 बच्चों में 129 बच्चों की मृत्यु अपने पहले जन्मदिन को मनाने के पहले ही हो जाती थी, ठीक है। तो अभी ये घट करके कितना हुआ है, 1/4 हो गया है। चलिए आगे देखिए, 2021 के संदर्भ में जो शिशु मृत्यु दर रहा है वो 27 प्रति हज़ार दर्ज किया गया, ठीक। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यदि बात करें तो शिशु मृत्यु दर जिसे IMR कहते हैं, इसका आंकड़ा जहां मणिपुर में सबसे कम यानी कि 3 प्रति हज़ार रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रहा है, कितना, 40 प्रति हज़ार, ठीक है। तो 2021 के संदर्भ में भी सर्वाधिक जो शिशु मृत्यु दर है वो मतलब कि मध्य प्रदेश का ही रहा था, कितना, 41, जबकि न्यूनतम दर वाला कौन रहा, तो मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, जहाँ पे 4 था। तो अभी हालांकि घट करके मणिपुर में 3 हो गया है। आगे देखिए, सर्वेक्षण के अनुसार 2022 में सभी भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो शिशु मृत्यु दर रहा है उसमें शीर्ष 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो MP तो सबसे पहले है 40 के साथ, फिर छत्तीसगढ़ और UP देख रहे हैं 38 है हमारे यहाँ, और तीसरे पे है उड़ीसा, असम 32 के साथ, और चौथे पे राजस्थान और मेघालय है 23 के साथ, तथा बिहार, हरियाणा, मतलब बिहार और हरियाणा का भी हमसे ठीक है। चलिए, सबसे कम जो मृत्यु दर वाले 5 राज्य या यूनियन टेरिटरीज हैं इनकी यदि बात करें तो ये कौन से हैं, तभी हमने देखा था मणिपुर जहाँ पे केवल 3
मतलब कि बच्चों की मृत्यु हो रही है। और दूसरे पे है लद्दाख, सिक्किम और गोवा, तो ये भी कितना अच्छा कर रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब 5। तीसरे पे देखिए पुदुचेरी, 6 बच्चों की मृत्यु हो रही है 1000 में। और फिर केरल और दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और नागालैंड है। ठीक है, तो इन सबको आप देख लीजिएगा। सबसे पहले वाले को जरूर देख लीजिए, अपना यूपी जरूर देख लीजिए, कहाँ पे यूपी टॉप कर रहा है। आगे देखिए MMR, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण आंकड़ा है, यानी कि मातृ मृत्यु दर। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो भारत के महापंजीयक RGI के द्वारा 12 जून 2025 को जारी भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार भारत में प्रमुख मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS पर आधारित भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष जो बुलेटिन 2020-22 है, इसके अनुसार देश में मातृ मृत्यु अनुपात का उल्लेखनीय जो है, मतलब इसमें उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। 2014-16 में प्रति लाख जन्मों पर 130 में 42 अंक घट करके 2020-22 में 88, अर्थात 1 लाख जो माताएं हैं उनमें 88 माताएं ऐसी हैं जिनकी मृत्यु हो जा रही है। ये 2020-22 के आंकड़े के हिसाब से बताया गया। ठीक है, चलिए, तो वर्ष 2019 से 21 तथा 2018 से 20 के संदर्भ में प्रति लाख जीवित जन्मों पर जो मातृ मृत्यु दर है वो क्रमशः कितना है, तो ये 2019 से 21 में 93 है और 18 से 20 में कितना था, 97 था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कुछ बड़े राज्यों के संदर्भ में जहां सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर मध्य प्रदेश यानी प्रति लाख जीवित जन्मों पर ये 159 है, समझ रहे हैं। वहीं सबसे कम केरल में है, प्रति लाख जीवित जन्मों पर 18 मतलब की माताएं हैं जिनकी मृत्यु हो रही है। आगे देखिए, जून 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार नवजात शिशु दर यानी कि जो NMR है, वर्ष 2014 में प्रति 1000 जन्मों पर 26 से घट करके 2022 में कितनी रह गई है, मात्र 19। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ये क्रमशः 21 प्रति 1000 तथा 13 प्रति 1000 है। तो ग्रामीण में अभी भी ज़्यादा है, 21 प्रति 1000, शहरों में हालांकि कमी आई है। चलिए आगे देखिएगा। बड़े राज्यों के संदर्भ में सर्वाधिक जो नवजात मृत्यु दर है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश में 29 प्रति 1000 और सबसे कम केरल में 5 प्रति 1000। आगे देखिए, जन्म के समय लिंगानुपात, जहां वर्ष 2016 से 18 में 899 था, अब इसमें थोड़ा सुधार हुआ है। 2020-22 में ये कितना हो गया है, 914 हो गया है। 2019 से 21 के संदर्भ में ये आंकड़ा 913 था। ठीक है, तो कुल मिला के 1 की बढ़ोतरी हुई है। कुल प्रजनन दर 2020-21 मतलब कि कुल प्रजनन दर 2021 और 22 दोनों ही वर्षों में 2 पर स्थिर है। ध्यान से देखिए, ये वाला आंकड़ा ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कुल जो प्रजनन दर है TFR जिसको बोलते हैं टोटल मतलब कि फर्टिलिटी रेट, वर्ष 2021 एवं 22 दोनों में ही कितनी है, तो 2.0 पर है। ठीक है, जो कि 2017 में 2.2 की तुलना में उल्लेखनीय सुधार को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये 2.2 वाला जब था तब पूछा गया था। आगे देखिए, वर्ष 2022 में जो कुल प्रजनन दर यानी TFR था वो सर्वाधिक कहाँ पे था, बिहार में 3 था। ठीक है, सबसे कम दिल्ली में था 1.3 और उत्तर प्रदेश के लिए 2.6 था। ये वाला आंकड़ा हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए कि 2022 में जो कुल प्रजनन दर है वो सर्वाधिक कहाँ पे है, तो बिहार में है। सबसे कम दिल्ली और तमिलनाडु में है, कितना, 1.3 और उत्तर प्रदेश में ये 2.6 है। ये आंकड़ा ऑलरेडी हमसे RO या UPPCS कहीं पूछा गया था, एग्जैक्ट ऐसे ही पूछा गया था। चलिए आगे देखिए, अब हम देखेंगे मौद्रिक नीति वक्तव्य जून 2025-26। ठीक है, तो चलिए मौद्रिक नीति देख लेते हैं 2025-26। तो भारतीय रिजर्व बैंक, तो आपको पता ही है कि RBI के द्वारा ये सब जारी किया जाता है। तो RBI के मौद्रिक नीति समिति MPC की 4-6 जून 2025 को बैठक हुई, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दूसरी द्वैमासिक जो है जो मौद्रिक नीति है इसकी घोषणा की गई। ठीक है, तो जो Q2 है उसकी कुल मिला के घोषणा की गई है मौद्रिक नीति की। तो देखिए, बैठक में विस्तृत मूल्यांकन के बाद MPC ने चल निधि समायोजन सुविधा यानी जो हमारा LAF है इसके तहत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक घटा करके 5.50% करने का निर्णय लिया गया है। कुल मिला के बस इतना जानिए कि अभी जो हमारा मतलब कि रेपो रेट है RR जिसको कहते हैं वो कितना है, तो 5.50 है। ठीक है, चलिए
आगे देखिए परिणाम स्वरूप अस्थायी जमा सुविधा दर यानी SDFR जिसे हम लोग स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कहते हैं तथा सीमांत अस्थायी सुविधा दर जिसे हम लोग MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं, वो कितना है? तो जो SDFR है ये 5.25% है, जबकि MSF कितना है? 5.75% है। ठीक है, तो इसको अलग से आंकड़ों को नोट कर लीजिए, पूछा जाता है हमसे ये। आगे देखिए बैंक दर भी 5.75% पर समायोजित है, अर्थात बैंक रेट कितना है? 5.75%। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2025-26 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में जो नीतिगत रेपो दर है उसको 6% पर निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए जो हमारा रेपो रेट है वो कितना है? तो रेपो रेट है हमारा 5.50%। ठीक है, SDFR कितना है? 5.25%। जो हमारा MSF है ये है 5.75%, जबकि बैंक रेट यानी BR कितना है? 5.75% है। ठीक है, चलिए और आगे देखिए फरवरी 2025 से लगातार जो नीतिगत रेपो दर है इसमें 100 आधार अंकों की कटौती की गई है। जून 2025 में MPC ने मौद्रिक नीति के रूप को मौद्रिक नीति के रूप को उदार से बदल करके तटस्थ यानी न्यूट्रल कर दिया है, जबकि अप्रैल 2025 में MPC ने मौद्रिक नीति के रूप को तटस्थ से बदल करके फिर से उदार कर दिया है। ठीक है, चलिए जो हमारा NSO है इसके द्वारा जो जारी अंतिम अनुमान है इसमें 2024-25 में भारत की जो वास्तविक GDP समृद्धि दर है ये कितनी रहने का अनुमान है? 6.5%। ध्यान से देख लीजिए NSO के द्वारा जो आंकड़े आए हैं उसमें 2024-25 में जो हमारी भारत की वास्तविक GDP दर की बात की गई है वो 6.5% जो है वृद्धि की बात की गई है। आगे देखिए 2025-26 के लिए भी वास्तविक GDP का जो समृद्धि यानी कि वृद्धि दर की बात है वो 6.5% ही रहने के लिए अनुमान लगाया गया है NSO के द्वारा। फिर आप देखिए CPI जो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसकी बात हो रही है। तो CPI हेडलाइन मुद्रास्फीति में मार्च अप्रैल के दौरान गिरावट अभी भी जारी है। ठीक है, अप्रैल 2025 में हेडलाइन यानी CPI मुद्रास्फीति लगभग 6 वर्ष के निचले स्तर 3.2% वर्ष दर वर्ष पर आ गई है। 30 मई 2025 तक भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि 691.5 बिलियन $, रही और ये 11 महीने से अधिक के वस्तु आयात को वित्त पोषित करने तथा लगभग 96% बकाया बाह्य ऋण हेतु पर्याप्त है। ठीक है, आगे देखिए वर्ष के दौरान मतलब चरणबद्ध तरीके से CRR जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं इसको 100 आधार अंक घटा करके निवल मांग एवं मियादी देयताओं के 3% तक कम करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, और यह जो कटौती है 6 सितंबर, 4 अक्टूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर 2025 से शुरू होने वाले पखवाड़े में 25 आधार अंक की 4 बराबर किस्तों में की जाएगी। अभी CRR को देखिए तो CRR में कटौती से दिसंबर 2025 तक बैंकिंग प्रणाली में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की प्राथमिक जो चल निधि है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगला देखिए अगला क्या है? पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24। ठीक है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ये जो आंकड़े हैं वो जारी किए गए हैं। नाम क्या है? सर्वे ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसको देखिए 2025 में जनवरी में ये आंकड़े आए हुए हैं। तो इस सर्वेक्षण को वस्तुओं और सेवाओं पर जो घरों के उपभोग और व्यय है ना उसके बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सर्वेक्षण में टोटल आप देखें तो 2,61,953 परिवारों को जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों शामिल किए गए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र से 1,54,357 और शहरी क्षेत्रों से 1,07,596 जो मतलब कि घर है ना उनको शामिल किया गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त औसत मासिक जो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय है वो आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है 4,122 और शहरी क्षेत्रों में कितना है 6,996 पाया गया है। पिछले सर्वेक्षण 2022-23 की तुलना में ये लगभग 9.25% मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में और 8.3% शहरी क्षेत्रों में वृद्धि दर्शा रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत इसको फेंक के दे रहे हैं। आगे देखिए अगर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क मिलने वाली वस्तुओं का मूल्य की जो है गणना में शामिल कर लें तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः लगभग 4,247 व 7,078 तक पहुंच जाता है। आगे देखिए पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ग्रामीण और शहरी खर्च के बीच अंतर लगातार कम हो रहा है। 2011-12 में शहरी क्षेत्रों का प्रति व्यक्ति जो खर्च है वो ग्रामीण से लगभग 84% अधिक था, जो कि 2022-23 में आप देखिए घट करके कितना है 71% मतलब कि रह गया है। 2023-24 में और कम होकर के 70% तक रह गया है।
चलिए आगे देखिए। सिक्किम में भारत में सबसे अधिक औसत MPCE दर्ज किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखें तो सिक्किम में कितना है, 9,377 रुपये है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 13,927 रुपये है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो सिक्किम यहाँ पे टॉप पे चल रहा है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। छत्तीसगढ़ में देखिए 2,739 रुपये गाँव में है और शहरों में 4,927 रुपये, मतलब इनकी स्थिति सबसे खराब चल रही है। आगे देखिए, उड़ीसा के ग्रामीण जो है क्षेत्रों में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि जो है वो पंजाब में दर्ज की गई है। ठीक है, तो उड़ीसा में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो पंजाब में जो वार्षिक वृद्धि है वो दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। महाराष्ट्र में अगर ग्रामीण की बात करें और कर्नाटक में शहरी में न्यूनतम वृद्धि जो है दर्ज की गई है। ठीक है, तो जो है 18 प्रमुख राज्यों में शहरी ग्रामीण अंतर सबसे अधिक झारखंड में लगभग 83% में है। इसके विपरीत केरल में ये अंतर केवल 18% रह गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं, वैसे वही स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, बाकी तो बहुत सब कुछ दिया गया है। आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग व्यय का जो गिनी गुणांक है 2022-23 के 0.266 से घट करके 2023-24 में 0.237 रह गया। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में यह 0.314 से कम होकर के 0.284 पर आ गया है। गिनी गुणांक का घटना जो है दर्शाता है कि खपत वितरण पहले की तुलना में अधिक समान हुआ है। आगे देखिए, तो ये वाला जो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि गिनी गुणांक का घटना क्या दर्शाता है कि जो खपत वितरण है वो पहले की तुलना में अधिक समान हुआ है। ठीक है, हो सकता है पूछने की अधिक असमान हुआ है, तो नहीं, अधिक असमान नहीं, अधिक समान हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, ग्रामीण भारत में एक औसत परिवार अपने कुल मासिक खर्च का करीब 47% खाद्य मतलब मदों पर खर्च कर रहा है। शहरी भारत में भी कुल खर्च का लगभग 40% हिस्सा खाद्य मदों पर ही खर्च हो रहा है। आगे देखिए, अगला क्या है, अगला है हमारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो NSO के द्वारा ये आंकड़े जो है वो जारी किए जाते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। और इसमें देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थितियों पर नवीनतम और व्यापक आंकड़े जो है प्रस्तुत किए जाते हैं। आगे देखिए, तो ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, जिसे PLFS कहते हैं, ये जनवरी-दिसंबर 2024 के आंकड़ों से क्या पता चलता है कि भारत की श्रम बाजार में टोटल मिलाकर के यानी कुल मिलाकर के स्थिरता बनी हुई है। ठीक है, उतार चढ़ाव नहीं, वो स्थिर है। उल्लेखनीय है कि NSO के द्वारा जो मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, इस रिपोर्ट को अब मासिक तौर पर भी जारी किया जा रहा है, जिसका पहला मासिक बुलेटिन मई 2025 में जारी किया गया। अखिल भारतीय स्तर पर PLFS में प्रमुख श्रम बल संकेतक अब मासिक आधार पर जारी किए जाएंगे, जबकि PLFS के तिमाही परिणाम अब शहरी, ग्रामीण और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संयुक्त रूप से जारी किए जाएंगे। 9 अप्रैल 2025 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2024 है ये जारी किया गया है। PLFS के आंकड़े जो है ना, ये क्या बता रहे हैं, इसके अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु की आबादी में अखिल भारतीय यानी LFPR वर्ष 2023 में 59.8% था, जो कि 2024 में थोड़ा घट करके 59.6% रह गया है। और इसी प्रकार WPR 2 है 2023 में जहां 58% था, वहां घट करके 2024 में 57.7% हुआ, यानी रोजगार अनुपात में मामूली सी गिरावट दर्ज हुई है। ठीक है, बेरोजगारी दर की यदि बात करें तो सामान्य स्थिति में PS+SS वर्ष 2023 में 3.1% से थोड़ी बढ़ करके 2024 में 3.2% हुई है, जो अभी भी काफ़ी निम्न स्तर पर बनी हुई है। ठीक है, आगे देखिए, भविष्य के लिए तैयार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था। तो ये वाला टॉपिक भी देख लीजिए कि भारत की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था स्थिति है, जिसे SIDE कहते हैं, और इसकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार अर्थव्यवस्थावार डिजिटलीकरण के संदर्भ में भारत जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल देश है। तो ध्यान से देख लीजिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल देश है। ठीक है, और व्यक्तिगत उपभोगकर्ताओं के डिजिटलीकरण के स्तर में G20 देशों में 12वें स्थान पे है। वैश्विक स्तर पर डिजिटलीकरण की तुलना में भारत स्कोर कितना ला रहा है, तो 39 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पे है वैश्विक स्तर में। ठीक है, US 65 स्कोर के साथ पहले तथा चाइना 62 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पे है। ठीक है, ध्यान से देखिए कि वैश्विक स्तर पर यदि डिजिटलीकरण की बात की जाए तो जो US है वो टॉप पे है, 65 स्कोर है इसका, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे अपना इंडिया मिल जाएगा।
फिर आप देखिए भारत के बाद यूके है जिसका स्कोर 29 है, फिर जर्मनी है 34 स्कोर है, उसके बाद दक्षिण कोरिया है 22 स्कोर। ठीक है, भारत के अमीर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज की यदि बात करें तो गरीब राज्यों की तुलना में अधिक डिजिटलीकरण का स्तर रखते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो अमीर है वो डिजिटलीकरण अधिक करेगा ही। तो देख लेते हैं डिजिटलीकरण के संदर्भ में जो हमारे शीर्ष 5 राज्य हैं वो कौन से हैं। तो इसमें आप देखिए कर्नाटक टॉप पे है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे तेलंगाना, चौथे पे गुजरात, पांचवे पे हरियाणा। मुझे पता था अपना यूपी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि अपना यूपी तो गरीब है। चलिए आगे देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में नई दिल्ली और चंडीगढ़ जो है वो शीर्ष पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बड़े राज्यों में राजस्थान 10वें पे है, उत्तराखंड 11वें पे, यूपी को देखिए 12वें पे है, राजस्थान और उत्तराखंड से भी फिसड्डी हैं हम। मध्य प्रदेश 16वें पे है, झारखंड 18वें पे है, बिहार 19वें स्थान पर है। ठीक है, तो बस अपने यूपी को याद रखिए 12वें स्थान पे है। टॉप पे याद रखिए कि मतलब भारत तीसरे स्थान पे है विश्व में, और पहले और दूसरे पे कौन है, यूएस और चाइना है। ठीक है, और टोटल में आप देखें तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना टॉप 3 को याद रखना है, और उत्तर प्रदेश जो है 12वें पोजीशन पे है, क्योंकि स्टेटमेंट में इस तरह के क्वेश्चंस बनने के चांसेस रह जाते हैं। चलिए अगला जो टॉपिक है वो क्या है, वो है प्रणालीगत रूप से घरेलू बैंकों की सूची 2024। ठीक है, पता नहीं क्यों मेरा सर दर्द करने लगा अचानक से। तो प्रणालीगत रूप से जो महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची 2024 है इसको देख लेते हैं। तो 13 नवंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 2024 की प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जो घरेलू बैंक है, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स यानी DSIBs, इनकी सूची जो है वो जारी की गई है। तो चलिए देख लेते हैं। SBI, HDFC तथा ICICI बैंक की पहचान प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के रूप में जारी रही। ध्यान से देख लीजिए कौन है महत्वपूर्ण घरेलू बैंक। तो SBI है, HDFC है और ICICI है। ठीक है, फिर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा 22 जुलाई 2014 को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक संबंधी जो कार्य है इसके लिए फ्रेमवर्क जो है जारी किया गया। और भारतीय रिजर्व बैंक ने 2015 और 2016 में क्रमशः भारतीय स्टेट बैंक तथा ICICI बैंक को प्रणालीगत रूप से घरेलू महत्वपूर्ण बैंक जो है वो घोषित किया। ठीक है, कौन कौन सी बैंक है, SBI और ICICI। फिर आगे देखिए 31 मार्च 2017 तक बैंकों से एकत्र आंकड़ों के आधार पर SBI और साथ में जो ICICI है इसके साथ HDFC बैंक को भी क्या किया गया है, तो DSIB घोषित किया गया है। ठीक है, अब हम अगला जो टॉपिक देखेंगे वो क्या है, भारत की अक्षय ऊर्जा 200 गीगावाट के पार पहुंच गई है। तो 14 अक्टूबर 2024 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी जो विज्ञप्ति है इसके अनुसार 10 अक्टूबर 2024 तक देश की टोटल अक्षय ऊर्जा क्षमता ने 200 गीगावाट के आंकड़े को पार करने के साथ ही अपनी अक्षय ऊर्जा यात्रा में एक मील का पत्थर हासिल किया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2024 में देश में कुल अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 203.18 गीगावाट हो गई है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2025 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जो जारी आंकड़े हैं इनके अनुसार 29.59 गीगावाट का रिकॉर्ड वार्षिक क्षमता वृद्धि के साथ देश में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 31 मार्च 2025 तथा 220.10 गीगावाट तक पहुंच गई है, जबकि विगत वित्त वर्ष में यह 198.75 गीगावाट थी। आगे देखिए, इस वर्ष की ऊर्जा क्षमता विस्तार में सबसे अधिक योगदान सौर ऊर्जा द्वारा दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, इस वर्ष की ऊर्जा क्षमता विस्तार में जो सर्वाधिक योगदान है वो किसके द्वारा दिया गया है, सौर ऊर्जा के द्वारा दिया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में सौर ऊर्जा में 23.83 गीगावाट की वृद्धि हुई है, जो कि पिछले वर्ष हुई वृद्धि 15.03 गीगावाट की तुलना में ज़्यादा है। ठीक है, और कुल स्थापित सौर क्षमता अब 105.65 गीगावाट हो गई है। ये सारे आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है इसमें 4 अग्रणी राज्य कौन है ये देख लीजिए। तो ये तो बहुत ब्लर है, लेकिन अग्रणी जो है उन्हें आप जरूर देख लीजिए। तो सबसे ज़्यादा टॉप पे तो आपको राजस्थान ही मिल रहा है, देखिए 34.14 गीगावाट है शायद। ठीक है, दूसरे पे है गुजरात 33.39 गीगावाट, तीसरे पे है तमिलनाडु 25.24 गीगावाट और चौथे पे है कर्नाटक 23.92 गीगावाट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये 4 जो राज्य हैं कौन, तो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा जो विस्तार है उसमें 4 अग्रणी राज्य राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक है। क्रोनोलॉजी में आराम से बन सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, राजस्थान, गुजरात,
तमिलनाडु, कर्नाटक। तो एक सेकेंड, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो RGTK करके याद रख लीजिए, ठीक है, RGTK। आगे देखिए, 31 मई 2025 तक के जो आंकड़े हैं, इसमें भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 226.75 गीगावाट हो गई। और इस संदर्भ में गुजरात जो है 35.94 गीगावाट और राजस्थान 35.4 गीगावाट को पीछे छोड़ दिया गया है, ठीक है। यानी कि गुजरात जो है वो किसको पीछे छोड़ दिया है, राजस्थान को। गुजरात का जो है 35.94 गीगावाट हो गया है, जबकि जो राजस्थान है उसका 35.4 गीगावाट रहा है, ठीक है। कब की बात है ये, 31 मई 2025 के जो आंकड़े हैं उसमें की बात हो रही है कि भारत की जो टोटल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता है वो कितनी हो गई है, तो 226.75 गीगावाट। और इस संदर्भ में गुजरात ने राजस्थान को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंकड़े थे वो कब के थे, आपने देखा कि ये जो आंकड़े हैं 31 मार्च 2025 तक के ही थे, ठीक है। चलिए, तो 31 मई वो मार्च तक का था, ये 31 मई की बात हो गई। चलिए आगे देखिए, अगला क्या है, अगला है और हाँ, अगर सपोज दैट, अगर ज़्यादातर उम्मीद है वहीं से पूछा जाए, और अगर सपोज दैट कहते हैं कि चलो बताओ 31 मई तक के आंकड़े, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, पहले पे रख लेंगे यहाँ पे, ये जो ग्राफ यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पहले कर लेंगे गुजरात को, फिर राजस्थान, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण किया गया है, तो इसको देख लेते हैं। तो 9 अक्टूबर 2024 को नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, इसको क्रोनोलॉजी में कई बार हमसे पूछ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से 1982 है। चलिए आगे देखिए, तो 9 अक्टूबर 2024 को नाबार्ड के द्वारा 2021-22 के लिए देश भर में कराए गए दूसरे अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण, जिसको नाफिस नाम दिया गया है, यानी FIS, इसके निष्कर्ष अभी हाल ही में प्रकाशित किए गए हैं। तो ध्यान से क्या देखना है, यही कि अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया, तो नाबार्ड के द्वारा। कौन सा एडिशन है, तो दूसरा है, देखिए दूसरा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यह सर्वेक्षण 1 लाख ग्रामीण परिवारों के आर्थिक और वित्तीय सूचकों पर आधारित प्राथमिक जानकारी प्रदान करता है और आर्थिक विकास में वित्तीय समावेशन की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हुए नाबार्ड के द्वारा कृषि वर्ष जुलाई-जून 2016-17 में जो पहला सर्वेक्षण है वो किया गया था। तो पहला सर्वेक्षण कब किया गया था, 16-17 में, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्षों में ग्रामीण परिवारों की जो औसत मासिक वर्ष मतलब की आय है 57.6% की वृद्धि हुई है उसमें, और 2016-17 के 8,059 रुपये से बढ़कर के 21-22 में कितना हुआ है, 12,698 रुपये हुआ है, जो कि 9.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर जो है वो प्रदर्शित कर रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। और चक्रवृद्धि से याद आया, क्या आप लोगों ने अभी तक जो रीजनिंग वाला सेक्शन है हमारे जो है मतलब कि आरओ में 10 से जो मतलब 13-14 क्वेश्चन तक रीजनिंग के पूछे जाते हैं, क्या वो क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। अगर खुद से नहीं भी किया है तो हमने अपने इसी चैनल पे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवाए हुए हैं, आप वहाँ से भी जा करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इवन हमने 2024 में जो 11 फरवरी का पेपर हुआ था ना, उसके भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट बना के रखी है। अगर अभी तक आपने उसको सॉल्व नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, आप उसे स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो वित्तीय वर्ष के आधार पर इस अवधि में जो वार्षिक औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर रही है वो 9% रही है। सभी परिवारों के कुल आकलन के अनुसार औसत मासिक आय 12,698 रुपये रही है, और इसमें कृषक परिवारों की जो कमाई है वो थोड़ी बेहतर यानी कि 13,661 रुपये रही, जबकि गैर कृषक परिवारों की जो आय है वो 11,438 रुपये रही है, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हमने ज्योग्राफी सेक्शन का कंप्लीट जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है वो सॉल्व कराया हुआ है आरओ घटना चक्र से, तो आप उसको भी देख सकते हैं। साथ में पॉलिटी का जो क्वेश्चन है ना वो भी सॉल्व करवाया, तो उसको भी देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स तो नहीं लगा पाए क्योंकि बहुत लेट से सब स्टार्ट किए हैं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो करवा दी हैं। स्पेशली हिंदी के तो जो भी हमने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं आप उन्हें ना ही छोड़ें, और साथ में हमने वर्तनी शुद्धिकरण और साथ में विशेष से बनने वाले विशेषण, ये जो टॉपिक है ये सॉल्व कराया हुआ है। इसके हम 6 के 6 टॉपिक सॉल्व कराएंगे, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। और जो एक पुस्तक आती है वासुदेव नंदन प्रसाद जी की, वहाँ से करवाया हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि सबसे अच्छी पुस्तक है वो हिंदी के लिए। चलिए तो इन सबको देख लीजिएगा।
स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं आप लोग, बस डाउनलोड करके मत देखिएगा क्योंकि डाउनलोड करने से कुल मिला के मेरा वॉच टाइम नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। सरकारी या निजी क्षेत्र में वेतन आधारित रोजगार सभी परिवारों के लिए आय का सबसे बड़ा सोर्स रहा है, जो उनकी कुल आय का लगभग 37% रहा, जबकि कृषक परिवारों के लिए खेती यानी कल्टीवेशन ही आय का मुख्य सोर्स रहा है, जो उनकी मासिक आय का लगभग 1/3 हिस्सा था। ठीक है, तो कृषक में तो भाई कल्टीवेशन ही है। अब जैसे हम लोगों के यहाँ हमारे पेरेंट्स जो हैं वो खेती ही करते हैं, बहुत घाटा लगता है, सच में खून के आंसू रो देते हैं हम लोग, किसी तरह से गुजर बसर चल जाता है बस। चलिए, ग्रामीण परिवारों का औसत जो मासिक व्यय है 2016-17 के 6,646 रुपये से बढ़कर के 2021-22 में 11,262 रुपये हो गया। पता नहीं कहाँ ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, हम लोगों के यहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं कि हाँ कुछ बढ़ रहा है। यहाँ तो कल भी तिल्ली निकाले की तिल्ला था और आज भी यही कहानी है कि तिल्ली निकाले की तिल्ला। अब ये देखो तो आंकड़े निकल के ऐसे आते हैं कि बताओ, जहाँ 2016-17 में 6,646 रुपये थी, वो बढ़ करके अभी 2021-22 में 11,262 हो गई। हमको तो लगता है हम पहले भी गरीबी थी, आज भी गरीबी। खैर चलिए आगे देखिए। कृषक परिवारों ने गैर कृषक परिवारों यानी कि 10,675 रुपये की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक व्यय यानी कि 11,700 रुपये किया। वाह वाह। चलो चलिए आगे देखिए। परिवारों की वार्षिक औसत वित्तीय बचत 2016-17 के मतलब 9,104 रुपये से बढ़कर के 2021-22 में 13,209 रुपये हो गई है। परिवारों के द्वारा 2016-17 में, वैसे ये इतने घटिया बहुत ज़्यादा आंकड़े दिए हैं, पता नहीं क्यों दिए ही हैं, पूछेगा भी नहीं, लेकिन देख लेते हैं। परिवारों के द्वारा जो 2016-17 में 50.6% की बचत की तुलना में 2021-22 में 66% अधिक जो है धन बचत किया गया है। चवन्नी नहीं बचता यहाँ। आगे देखिए, 2016-17 से 2021-22 की अवधि में कृषक परिवारों ने गैर कृषक परिवारों की तुलना में बेहतर बचत किया। वाह। इस अवधि में कृषक परिवारों ने 71% बचत और जबकि गैर कृषक परिवारों ने 58% बचत की। वाह 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 आंकड़े। चलिए आगे देखते हैं। मौद्रिक नीति समिति, जिसको MPC कहा जाता है, इसका पुनर्गठन किया गया है, तो इसके बारे में। तो 1 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा जो 2 है, इसकी धारा 45ZB द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तदनुसार जो भारतीय रिजर्व बैंक है ना, इसकी मौद्रिक नीति समिति, जिसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं, MPC, इसका पुनर्गठन किया गया। तो ये धारा वारा देख लीजिए। ठीक है, तो इसका निम्नानुसार जो है आपको दिया गया है पुनर्गठन जो किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर, मौद्रिक नीति प्रभारी, ये कौन होंगे? पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, आगे देखिए। केंद्रीय बोर्ड के द्वारा नामित किए जाने वाले जो भारतीय रिजर्व के एक अधिकारी होंगे, ये पदेन सदस्य होंगे। ये क्या है? प्रो से क्या होता है? प्रोफेसर होता है ना। प्रोफेसर राम सिंह, निदेशक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के ये हैं, और ये क्या होंगे? सदस्य होंगे। श्री सौगत भट्टाचार्य, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, और ये सदस्य होंगे, तथा डॉक्टर नागेश कुमार, निदेशक और मुख्य कार्यकारी, इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली, ये भी एक मेंबर के रूप में इसमें शामिल होंगे। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। इनमें से 3 सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से तथा 3 सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। जो MPC है उसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से आप देखिए 3 सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से होते हैं और 3 मेंबर्स जो हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा नामित किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। चलिए आगे देखिए। केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त मौद्रिक नीति समिति के सदस्य उपयुक्त जो क्रम DEF है ना, उसमें देखिए तत्काल प्रभाव से 4 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो, इतने टाइम तक पद धारण करेंगे, यानी कि लोग 4 साल के लिए इनकी जो अवधि है वो बताई गई है। आगे देखिए, अगला टॉपिक क्या है? भारतीय स्टेट बैंक वर्ष 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक बना है। ठीक है, तो जो SBI है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी बात हो रही है। चलिए देख लेते हैं क्या बातचीत है इसमें। थोड़ा छोटा कर लें तो ठीक रहेगा। और हाँ, अगर आपको लगे कि मेरी स्पीड ज़्यादा है ना, तो आप स्पीड कम कर सकते हैं। वैसे तो हम कहेंगे कि स्पीड और 1.25 करके देखिए, ताकि फटाफट रिवीजन हो जाए। तो देखिए, अक्टूबर 2024 में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, इसके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को 2024 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। किसके द्वारा मान्यता दी गई है ये पहले ही देख लीजिए। तो कौन है भैया? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
और यह अवार्ड जो है एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, अब यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है कि एसबीआई के अध्यक्ष कौन है। नाम क्या है देख लीजिए, CS शेट्टी। इनको असाधारण सेवाएं प्रदान करने तथा अपने ग्राहकों के विश्वास को जीतकर देश भर में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंक की अटूट प्रतिबद्धता हेतु प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, जो एसबीआई के अध्यक्ष हैं CS शेट्टी, इन्हीं को ये जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। आगे आपको बताया जा रहा है कि जारी आंकड़ों के अनुसार इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ICBC शीर्ष पे है। ठीक है, जिसकी संपत्ति 6.2 ट्रिलियन US डॉलर है। आगे देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो ओवरऑल रैंकिंग है वो 49th है और इस वर्ष शीर्ष 50 में इसने अपनी जगह जो है वो बना ली है। तो टॉप 10 में नहीं आया, टॉप 50 में आया, ध्यान से देख लीजिए। वहीं चाइना को देखिए, टॉप पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए, अगला क्या है, डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा केंद्र परियोजना। ठीक है, तो चलिए, ग्रामीण भारत में डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि डिजिटल सेवाओं का जो लाभ है वो प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा केंद्र यानी DICSC परियोजना है वो स्टार्ट की गई। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये ज़रूर ध्यान से देख लीजिए कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। आगे देखिए, इस परियोजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी स्पेशल हो गया ये, तो ये जो परियोजना है ना DICSC, इसकी जो स्टार्टिंग है वो हमारे यूपी के पीलीभीत और गोरखपुर जिलों से की जाएगी। ठीक है, और इस परियोजना के माध्यम से देश के 10 जिलों की लगभग सभी ग्राम पंचायतों में एक मॉडल केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिससे देश भर में कुल 4740 केंद्र स्थापित होंगे। ठीक है, जिन 10 जिलों में ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे उनको जरूर देख लीजिए। एक तो अपना पीलीभीत है और दूसरा गोरखपुर है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, दूसरा देखिए, कि छत्रपति संभाजी नगर, पुराना औरंगाबाद जो है ना, उसी को अब क्या कहा जाने लगा, छत्रपति संभाजी नगर, तो इससे को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आगे चंबा जो कि हिमाचल प्रदेश का है, और नेक्स्ट कौन सा है, खम्मम जो कि तेलंगाना का है, गुजरात का गांधीनगर, और मिजोरम का ममित, और जोधपुर राजस्थान, लेह लद्दाख तथा पुदुचेरी। आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ये जो DICSC है इसके तहत 10 जिलों को शामिल किया जा रहा है, उन 10 जिलों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो ध्यान से देख लीजिए। यूपी की तरफ से पीलीभीत और गोरखपुर है, जो छत्रपति संभाजी नगर है महाराष्ट्र की तरफ से, हिमाचल प्रदेश का चंबा है, और खम्मम जो है तेलंगाना से है, गुजरात का गांधीनगर है, मिजोरम का ममित है। ठीक, ममित मिजोरम एक ही जैसे है, जोधपुर राजस्थान का है, लेह लद्दाख का है, और पुदुचेरी जो है वो पुदुचेरी का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्या है, तो भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2021-22। तो 25 सितंबर 2024 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स ऑफ फॉर इंडिया से संबंधित 2021-22 और 2020-21 के अनुमान जारी किए गए। ठीक है, और 2021-22 के संदर्भ में देखिए तो जारी किए गए जो अनुमान है, इसके अनुसार कुल स्वास्थ्य यानी टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में आउट ऑफ पॉकेट व्यय, इसकी हिस्सेदारी 2014-15 के 62.6% से घट करके 2021-22 में 39.4% रह गई। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसी अवधि के दौरान देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी 2014-15 के 1.3% से बढ़कर के 2021-22 में 1.84% हो गई है। ठीक है, आगे देखिए, कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 2014-15 में 29% से बढ़कर 21-22 में 48% हो गया, और 2020-21 के दौरान भारत का कुल स्वास्थ्य व्यय 5436 रुपये प्रति व्यक्ति व्यय के साथ बढ़ के देख रहे हैं कितना हो गया है, 7,39,327 करोड़ रुपए अनुमानित था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.73% था। ठीक है, आगे देखिए, वर्ष 2021-22 के लिए देश में कुल स्वास्थ्य यानी टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो आप देखिए कितना है, तो 9,04,461 करोड़ रुपए, जो कि हमारी टोटल GDP का 3.83% है, तथा 6,602 रुपये प्रति व्यक्ति होने का अनुमान है। ठीक है, यानी कि हर एक व्यक्ति के ऊपर जो हेल्थ का व्यय है वो बढ़ रहा है कुल मिलाकर के।
आगे देखिए चालू स्वास्थ्य व्यय यानी करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, इसके बाद जो है ये देखिए तो 7,89,760 करोड़ रुपए टोटल स्वास्थ्य व्यय का 87.32% तथा पूंजी व्यय जो है वो कितना है, या मतलब 1,14,701 करोड़ रुपए टोटल स्वास्थ्य व्यय का 12.68%। ठीक है, चलिए आगे देखिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट, इससे भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। तो जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है, वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2023 से जून 2024 की ये रिपोर्ट है, तो इसको देख लीजिए। 23 सितंबर 2024 को कहाँ किसके द्वारा जारी किया गया है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये जो PLFS वार्षिक रिपोर्ट है ये जारी की गई है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए जुलाई 2023 से जून 2024 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए सामान्य स्थिति में जो श्रम बल भागीदारी दर है वो जुलाई 2023 से जून 2024 के दौरान 60.1% रही है। ठीक है, आगे देखिए पुरुष और महिला के लिए देखें तो पुरुषों की जो भागीदारी है 78.8% और महिलाओं की कहाँ देखिए 41.7% मात्र रही है। चलिए देखिए आगे सामान्य स्थिति में आप देखिए तो 15 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए जो LFPR है जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान 37% से बढ़कर जुलाई 2023 से जून 2024 के दौरान आप देखें 41.7% हुई है। ठीक है, समान आयु वर्ग के पुरुषों के लिए सामान्य स्थिति समान समय अवधि के दौरान 78.5% से बढ़कर के 78.8% हो गई है। फिर आप देखिए सामान्य स्थिति में 15 वर्ष और अधिक उम्र के लोगों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात यानी WPR जुलाई 2023 से जून 2024 के दौरान 58.2% था। पुरुष और महिला के लिए यह क्रमशः 76.3% और महिला के लिए देखिए 40.3% था। आगे देखिए जुलाई जून 2023-24 में सभी उम्र के लोगों के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर देखिए 3.2% रही। पुरुषों के लिए 3.2, महिलाओं के लिए 3.1% रही। आगे देखिए ये थोड़ा आंकड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, 2023-24 में सभी उम्र के लोगों के संदर्भ में सामान्य स्थिति में सर्वाधिक जो बेरोजगारी है वो आपको गोवा में मिलेगी और सबसे कम मध्य प्रदेश में 0.9%। ये सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ठीक है, तो गोवा में सर्वाधिक बेरोजगारी है 8.5% और सबसे कम बेरोजगारी आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगी 0.9%। ठीक है, उत्तर प्रदेश तथा बिहार दोनों के लिए बेरोजगारी की दर देख लीजिए भैया मात्र 3% है। पता नहीं कहाँ से ये आंकड़े निकल के आते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आता। कोई हम आज तक नहीं समझ पाए कि ये जो सर्वेक्षण होते हैं, आज तक मैंने नहीं देखा है कि हम लोगों की साइड किसी भी तरह का कोई सर्वेक्षण हुआ और आंकड़े ऐसे भयानक निकल के आते हैं ना कि बस एकदम कहते हैं ना दिल हरियर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, NABFID यानी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित कौन, NABFID को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में भी अधिसूचित किया गया है। तो देखिए 10 सितंबर 2024 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसको NABFID शॉर्ट में कहा जा रहा है, इसको हाल ही में सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के परामर्श से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय संरचना वित्त पोषण और विकास बैंक यानी NABFID को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया है। और ये जो है ना एक विशेष विकास वित्त संस्थान है। इसकी स्थापना देखिए 2021 में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021 के तहत की गई थी। ठीक है, और इस संस्थान के विकासात्मक तथा वित्तीय दोनों ही उद्देश्य हैं। ये संस्थान दीर्घ अवधि के ऋण, मिश्रित वित्त और आंशिक क्रेडिट वित्त वृद्धि है, दरअसल वो टेक आउट फाइनेंसिंग जैसे नवीन उपकरणों के माध्यम से ऋण प्रवाह को सक्षम बनाता है। चलिए अगला देखिए, ये क्या है, ये है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए। अगस्त 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर और उस समय के जो गवर्नर थे शक्तिकांत दास जी, इनके द्वारा एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस को जारी करने की घोषणा की गई। अभी कौन है आप मुझे बता सकते हैं। आगे देखिए, यह नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ULI ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु डिजाइन किया गया है। UPI की सफलता के आधार पर ही ULI ऋणदाताओं हेतु ऋण स्वीकृतियों में तेजी लाने के लिए
भूमि रिकॉर्ड जैसी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वहाँ तक जो पहुँच है वो आसान बना देगा। और ये प्लेटफॉर्म छोटे व्यवसायों तथा ग्रामीण उधारकर्ताओं हेतु विशेष ऋण में सहायक होगा। यह एक सुव्यवस्थित प्रणाली के माध्यम से कागजी कार्रवाई को कम करते हुए क्रेडिट मूल्यांकन में तेजी लाएगा। और तो बस इतने ही आंकड़े थे हमारे कहाँ से संबंधित, इकोनॉमी से संबंधित। अगला जो आंकड़ा है ना वो हमारा कृषि और संबद्ध क्षेत्र से है। तो ये भी काफ़ी सारे इसमें भी आंकड़े हैं और हमसे खूब पूछा भी जाता है। मैंने लिख के रखा हुआ है जो पिछले कई साल हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमसे खूब पूछी गई हैं, मतलब कौन कौन सी फसलों के बारे में पूछा गया है। तो ये सारे पॉइंट्स तो हम सोच रहे हैं कि ये वाली जो पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट अगली वीडियो में कवर करें। आज की वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई और मैंने ध्यान दिया है कि आप लोग पूरी वीडियो देखते ही नहीं, छोड़ के चले जाते हैं तो मज़ा भी नहीं आता। फिर पूरा देखें तो एक बार बनाने में भी मज़ा आए। खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे की वीडियो में कवर करेंगे कृषि से संबंधित जो आंकड़े हैं वो। और इसके साथ साथ ना आप देखिए उद्योग से संबंधित जो आंकड़े हैं वो भी है। और उद्योग के साथ और क्या है, उद्योग के बाद आप देखेंगे तो फिर आ जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक घटनाक्रम है वो है। तो अभी घटना जो है मतलब कि आर्थिकी जो है उससे 3 टॉपिक छूटे हुए हैं और इसके बाद फिर हम लोग सूचकांक वगैरह देखेंगे, क्योंकि इसके बाद ना इनके द्वारा सूचकांक ही दिया गया है। तो ये वैश्विक सूचकांक है। तो है अभी मतलब 1-1.5 घंटे का बचा हुआ है टॉपिक आर्थिकी में, फिर उसके बाद हम लोग सूचकांक वगैरह देखना स्टार्ट करेंगे। तो खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आर्थिकी का परिदृश्य अभी एक और टॉपिक, एक और वीडियो बनेगा इसमें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक वाइक कर दिया करें। आप लोगों के लाइक करने से हमें मोटिवेशन आता है, आपका हालांकि कोई नुकसान नहीं होता है इससे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।